आज की आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्थिर अनुपात के जो 3 नियम बचे थे, दूसरा दूसरा और पहला और दूसरा अपन ने कर लिया था। इसके बाद अपना तीसरा, चौथा और पांचवा है ना, रासायनिक संयोजन के नियम जो बचे हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपन ने जो रासायनिक संयोजन के जो नियम है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो रासायनिक संयोजन के नियम में जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसके बाद जो दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तो ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये दोनों नियम क्या है, पढ़ लिए हैं। तो आज अपन को रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम है वो अपन को पढ़ना है। तो जो तीसरा नियम है ये है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम। तो जो गुणित अनुपात का जो नियम है ये डॉल्टन ने दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था, ये डॉल्टन ने दिया था। कब दिया था, तो ये डॉल्टन ने जो ये नियम सन 1803 में दिया था, है ना। जॉन डॉल्टन ने ये जो नियम है सन 1803 में दिया था। ये नियम कहता क्या है, ये नियम कहता है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, है ना, तो तत्वों के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो ये जो नियम है, यदि दो तत्व संयोजित होकर के, है ना, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी कि दो तत्व हैं आपस में संयोग करेंगे, जैसे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों तत्व आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उदाहरण देखेंगे अपन, है ना। तो उदाहरण में इसमें लिखा है जो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन अपन ने 2 ग्राम लिया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपन ने 16 ग्राम लिया है। ठीक है, तो ये जब रासायनिक संयोग करेगा तो 18 ग्राम जल बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 18 ग्राम जल बनता है। इसी प्रकार इसमें अपन 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपन ने 32 ग्राम लिया। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना बन जाएगा, 34 ग्राम बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका क्या होगा, एक सरल अनुपात में ये संयोग करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, एक सरल संयोग में एक सरल अनुपात में ये संयोग करती हैं, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के द्रव्यमान, ठीक है ना, ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितने, 16 और 32 है। ठीक है, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान, है ना, 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं, जिससे क्या है, एक सरल अनुपात बनता है। ठीक है, तो सरल अनुपात कितना है, 16 और 32, या फिर 1:2 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, है ना, तो 1:2 आ जाएगा। या तो अपन इसको 16:32 कह सकते हैं, या फिर 1:2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन अपन को बराबर मात्रा में लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 ग्राम और 2 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रही है, अपन यहाँ पे 16 ले रहे हैं और यहाँ पे उसकी डबल ले रहे हैं। ठीक है ना, कितनी ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 16 ग्राम, यहाँ पे 32 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का क्या है, एक सरल अनुपात है, यानी कि 16:32। ठीक है, तो 16 का यदि, या तो ये अनुपात मान लीजिए आप, या फिर इसको अपन और सरल भी कर सकते हैं। यदि अपन इसको और सरल करेंगे, ठीक है ना, तो 16 एकम 16 एक बार जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 1:2 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र के द्वारा भी यहाँ पे दिखाया गया, हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से अभिक्रिया करके जल के 2 आयतन बनाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 आयतन आया, और यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिए, ये इसका है, इस वाले का। ठीक है, जो एवोगैड्रो का नियम है ना, इसके लिए है, इसमें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला जो नियम है ये अपना यहीं पे ख़त्म होता है, ये वाला। ठीक है, जो नियम है अपना वो यहीं पर था। ठीक है, यहीं तक था। इसके बाद चौथा नियम है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। ठीक है,
चौथा नियम है रासायनिक संयोजन का, जो चौथा नियम है वो है गैलूसैक का गैसीय आयतनों संबंधी नियम, है ना। तो यह नियम गैलूसैक ने सन 1808 में दिया था, ठीक है ना। ये जो नियम है गैलूसैक ने सन 1808 में प्रस्तुत किया था, और उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये है कि यदि समान ताप और दाब पर है, ठीक है ना, समान और ताप अपन इसको दे रहे हैं, समान ताप और दाब, है ना। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना, तो जो गैसें जो संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। तो सभी गैसें क्या होती हैं, समान ताप और दाब पर होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन के, है ना। तो जो हाइड्रोजन है यदि अपन 100 ml लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या है अपन 50 ml लेकर के इसको संयुक्त करते हैं, है ना, तो 100 ml क्या है, जल बनता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को 100 ml लिया अपन ने और ऑक्सीजन को 50 ml लिया, है ना। तो जल कितना बना अपना, 100 ml बना। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml आपस में सरल अनुपात में 2:1 में होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो अनुपात होगा, है ना, यदि इसको अपन काटेंगे, है ना, तो ये 2 आएगा और यहाँ पे अनुपात 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये गैस-लूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम है, ठीक है ना। तो गैलूसैक की आयतन संबंधी है के जो पूर्णांक अनुपातों की खोज, है ना, वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। पहले बताया गया स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में है। गैलूसैक के कार्य की परिपूर्ण, है ना, परिपूर्ण सन 1811 में एवोगैड्रो ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है, इसके बारे में एवोगैड्रो ने और बताया था, ठीक है ना। तो जो गैलूसैक के जो कार्य है, ठीक है ना, तो जो इनके जो कार्य है को आगे सन 1811 में एवोगैड्रो ने, है ना, बढ़ाया था। तो इसका जो लास्ट नियम है, पांचवा नियम, एवोगैड्रो का नियम, ठीक है। तो ये भी क्या है, इनका गैसों से संबंधित है, ठीक है। गैलूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम, है ना, उनका भी गैस से संबंध है। और जो एवोगैड्रो का नियम है ये भी क्या है, गैस से संबंधित है, ठीक है। तो सन 1811 में, ठीक है, सन 1811 में एवोगैड्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। एवोगैड्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर, है ना, जल के 2 आयतन देते हैं और ऑक्सीजन लेस मात्र भी नहीं बचती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसको अपन दोबारा रिपीट किए ले रहे हैं कि जो सन 1811 में एवोगैड्रो ने यह प्रस्तावित किया था कि समान ताप और दाब पर सभी गैसें क्या है, समान आयतनों के अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है ना। समान ताप, यहाँ से ये नियम है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। तो इसको अपन समझ लेते हैं। एवोगैड्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच, है ना, अंतर की व्याख्या की थी उन्होंने अणुओं और परमाणुओं के बीच में, जो आज आसानी से अपन को समझ में आ जाती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें, ठीक है ना, इसको क्या है अपन को फिर से देखेंगे तो यह कह सकते हैं कि द्रव्यमान हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन, यानी कि आयतन के अनुसार इसमें बताया गया है, ठीक है ना। ये इसमें यहाँ पे क्या है, ये द्रव्यमान के अनुसार लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या है, आयतन के अनुसार बताया है। वो आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण देखेंगे इसमें, ये इसका उदाहरण है ना, इस वाले नियम का। तो इसमें लिखा है हाइड्रोजन का 1 आयतन लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 आयतन लिया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 आयतन लिया। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन के 2 आयतन ले लिए, यानी कि H2, यानी कि 2 आयतन लिए। ऑक्सीजन केवल अपन ने 1 ही लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका 1 आयतन है, मतलब H2O में जो H2O होता है ना, तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं,
लेकिन ऑक्सीजन कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो जो जब जलवाष्प यानी कि जब पानी बनेगा है ना, तो जलवाष्प के दो आयतन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो आयतन ऑक्सीजन के एक आयतन के साथ अभिक्रिया करके जल के दो आयतन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रासायनिक संयोजन के नियम अपन ने पढ़े। इसके बाद इसके बारे में कुछ और भी दिया गया है। इस नियम में लिखा है डिब्बों में अणुओं की संख्या क्या है, समान है। जो ऊपर जो बॉक्स दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है इसमें ये जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो अणुओं की जो संख्या है वो क्या है, समान होती है। वास्तव में एवोगैड्रो ने इन परमाणु परिणामों की व्याख्या अणुओं को बहुपरमाणुक मानकर की थी। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या माना था कि जो डिब्बे में जो अणुओं की संख्या है ना, तो वास्तव में जो एवोगैड्रो है उन्होंने क्या देखा था कि जो अणुओं की जो है ना, जो परिणामों की जो व्याख्या है उन्होंने है ना अणुओं को क्या है, बहुपरमाणुक मानकर की थी। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्वि परमाणुक माना जाता, जैसा कि अभी अपन को पता है, तो ऊपर दिए गए परिणामों को समझना काफ़ी आसान है। परंतु उस समय डाल्टन और कई अन्य लोगों ने यह भी मत था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, उन्होंने बताया था कि एक जैसे परमाणु, कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये आपस में क्या है, संयुक्त होकर के O2 नहीं बना सकते। ठीक है ना, इनका मतलब क्या था, इनका कहना था कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्वि परमाणुक माना जाता, जैसा कि अभी अपन इसको है ना मानते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वि परमाणुक मतलब यहाँ पे H2 और यहाँ पे ये O2। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, द्वि परमाणुक होती है। वहीं पे अपन देखें हीलियम, हीलियम तो क्या होता है, एक परमाणुक होता है, मतलब इसमें एक ही परमाणु होता है। इसको He2 अपन नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, इसका क्या होता है, एक ही है ना, एक परमाणुक होता है। ये क्या होती है, द्वि परमाणुक है। ठीक है ना, और द्वि परमाणुक हैं भी, तो ये क्या है, दोनों समान है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों समान है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि समान क्या होती है, ये जो समान परमाणु ये आपस में संयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, परंतु उस समय डाल्टन और कई लोगों ने मत था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के दो परमाणुओं वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते। एवोगैड्रो का प्रस्ताव फ्रांसीसी में प्रकाशित हुआ था। ये वाला जो एवोगैड्रो का जो है, ये फ्रांसीसी में है ना प्रकाशित हुआ था, जर्नल डी फ्रांसिक। सही होने के बाद भी इस मत को बहुत बढ़ावा नहीं मिला। ठीक है ना, इस सही होने पर भी इसको क्या है, ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाया। लेकिन फिर बाद में क्या है, लगभग 50 वर्षों बाद, ठीक है ना, इतने लंबे पीरियड के बाद सन 1860 में जर्मनी में रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ताकि कई मतों को सुलझाया जा सके। और उसमें स्टेनी और उसमें क्या हुआ, ये साइंटिस्ट थे आनीजारो, ठीक है, सॉरी कैनीजारो, है ना, स्टेनिस्लाओ कैनीजारो ने रसायन दर्शन का विचार प्रस्तुत करते हुए है ना समय के एवोगैड्रो के कार्य को महत्व पर बल दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सामान्य सी चीज़ें आप लोग ये पढ़ सकते हैं थोड़ी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना इसको। लेकिन आज के समय में इतना बता दें कि पहले ये बताया गया कि समान परमाणु आपस में संयोग नहीं कर सकते, लेकिन आज के समय में जो हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक है ना, ये परमाणु आए तो आपस में ये H2O बना लेते हैं। आज ये अपन को मालूम है। ठीक है, इसके बाद अपन को पढ़ना है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, ठीक है ना, ये क्या है, ये परमाणु से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने क्या है, परमाणु की व्याख्या की है कि परमाणु क्या होता है। आपको बता दें, इसके पहले भी अपने भारत में एक महर्षि हुए हैं जिसको अपन महर्षि कणाद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से, महर्षि कणाद के बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या है, परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या है, परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। इनका परमाणु सिद्धांत अपन देख लेते हैं कि परमाणु सिद्धांत क्या है, क्या कहता है।
है ना। तो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, ये पदार्थ के छोटे अविभाज्य कणों, जिन्हें एटोमोस या अविभाज्य कहा जाता है, द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दर्शन शास्त्री, है ना, डेमोक्रेट्स के समय हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? डेमोक्रेट्स के समय हुई थी। परंतु कई प्रायोगिक अध्ययनों जिन्होंने उपरोक्त नियमों को जन्म दिया के फलस्वरूप इस पर फिर से विचार किया जाने लगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, सन 1808 में, ठीक है, सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, ठीक है ना, एक नई पद्धति जिसको बोलते हैं अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, है ना, प्रकाशित की। ठीक है ना, उन्होंने एक रसायन दर्शन शास्त्र का एक लेख उसमें क्या है, उन्होंने प्रस्तुत किया, एक नई पद्धति प्रस्तुत की। ठीक है ना, तो जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चीज़ें, है ना, बताई थी। तो सबसे पहली उन्होंने बताई थी, है ना, कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। कहने का मतलब है जो पदार्थ होता है, ठीक है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो पदार्थ है इसको क्या है, अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ है ये परमाणु से बना होता है। ठीक है, पदार्थ क्या है, परमाणु से बना होता है, और इसको क्या है, और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो पदार्थ है अविभाज्य परमाणु से बना है, मतलब जो पदार्थ है वो ऐसे परमाणुओं से मिलके बना है, ठीक है ना, जिसको क्या है, अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया था। लेकिन अपन को पता है आज के समय में कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये परमाणु है, इसको भी अपन विभाजित कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं जिनको अपन इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारे कण होते हैं इसमें, लेकिन मेन पार्टिकल किसी परमाणु के यही होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी दिए हुए सभी तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान सहित, है ना, जितने भी गुणधर्म हैं वो क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, एक समान होंगे। किसी दिए हुए तत्व के सभी, जैसे मान के चलिए आपको ऑक्सीजन दिया गया है, कोई तत्व आयरन दिया गया है, या एल्यूमिनियम, कोई सा भी तत्व है, ठीक है ना, तो इसके जो सभी परमाणु हैं एक समान द्रव्यमान, मतलब इनका जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा, है ना, और इनके क्या है, गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे, है ना। इनके जितने भी अंदर इसमें जो चीज़ें होंगी वो सारी क्या है, एक समान होती हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न परमाणु हैं, ठीक है, तो वो क्या है, द्रव्यमान में अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के क्या है, 3 समस्थानिक होते हैं, और इसमें, है ना, पहले का द्रव्यमान, है ना, शून्य, हाइड्रोजन के क्या है, 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, समस्थानिक के बारे में इन्होंने बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यदि 3 समस्थानिक है ना, तो हाइड्रोजन का तत्व तो एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, समस्थानिक होता है, और इसके क्या है ना, पहले का जो द्रव्यमान है ना, जिसको अपन प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्राइट्रियम बोलते हैं, है ना। तो एक का द्रव्यमान 1 होता है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 होता है। ठीक है, तो ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो विभिन्न तत्वों, है ना, जो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे, विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके क्या है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, है ना। इसी प्रकार आयरन है तो इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, है ना। हीलियम है तो इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, है ना। सभी मतलब क्या है, विभिन्न तत्व हैं, तो इनके जो द्रव्यमान है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का 1 है द्रव्यमान, है ना, इसी प्रकार हीलियम का, है ना, 4 होता है द्रव्यमान। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 है ना। हीलियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का कितना, 16 होता है ना। तो इस तरीके से इनके अलग अलग द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, लेकिन समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु एक ही है, लेकिन उसके द्रव्यमान भिन्न हो जाते हैं। इसके बाद इसमें जो
तीसरा पॉइंट है वो है एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व है ना आपस में आएंगे और एक क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में है ना आपस में जुड़ करके यौगिक बना लेंगे। जैसे कि H2 है, ठीक है, H2 आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, 1/2 O2 लिखा है, यानी कि दो दो एक कैंसिल हो जाएंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल परमाणु रहेगा इसमें, और मिल करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक है ना जो परमाणु है वो आपस में आएंगे और क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या है, पुनर्व्यवस्थित है ना, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही उनको क्या है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु है वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उनको बनाया जा सकता है और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के इस सिद्धांत से है ना रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। ठीक है ना, डाल्टन के है ना इस सिद्धांत से क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम क्या है, बनाए, है ना, इनको अच्छी तरीके से समझा जा सका। इसके बाद है इससे गैसीय आयतनों, इससे क्या है, इससे गैसीय आयतनों के नियम की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, जो गैसीय आयतन है उनके नियम की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकी। यह परमाणुओं के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका। ठीक है, तो जो परमाणु हैं वो आपस में संयोजन क्यों करते हैं, इसका कारण वो नहीं बता पाए, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्या की थी। ठीक है ना, तो जिसके बाद क्या है, फिर अन्य वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की। तो इस तरीके से है ना जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वो अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में अपन पढ़ेंगे, और इसके बाद औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो मूल संकल्पना वाला जो टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है इसको। ठीक है, तो जो मूल संकल्पना है इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं इनको आज अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है अपन को, परमाणु द्रव्यमान के बारे में अपन को पढ़ना है। तो किसी जो परमाणु द्रव्यमान है, किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत है ना बहुत कम होता है। ठीक है, जो परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है ना, और इनको आंखों से अपन नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको आंखों से नहीं देख सकते। आज सही सही परमाणु ज्ञात है ना करने की बेहतर तकनीकें, आज अपने पास बहुत सारी तकनीकें हैं, है ना, जिसको अपन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, के द्वारा अपन इनका जो द्रव्यमान है वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो आज अपने पास उपलब्ध है। परंतु जैसा पहले बताया गया, 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों में एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। ठीक है ना, प्रायोगिक रूप से वो क्या है, निर्धारित इसको कर सकते थे। हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान है ना बिना किसी मात्रक के दिया गया, है ना। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु जो है ना, वो द्रव्यमान को है ना उसका द्रव्यमान एक अपन ने मान लिया, और बाकी सभी परमाणु जो तत्व होते हैं या उनके जो परमाणु हैं है ना, तो द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए। परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, तो जो परमाणु द्रव्यमान की आज की जो है ना, जो परमाणु द्रव्यमान है ना, तो वर्तमान में जो पद्धति है वो कार्बन 12 पे दी गई है। ठीक है, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है ना बाकी जो तत्व होते हैं उनको द्रव्यमान है ना उनका द्रव्यमान ज्ञात किया गया।
जिसे है ना कार्बन 12 के रूप में अपन निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्बन 12 लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कार्बन 12। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक मान दिया गया है। बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान इसे मानक मानकर है ना इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान यानी कि 1/12वें भाग, ठीक है, 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। इसका पूरा नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई, लेकिन आजकल अब इसको शॉर्ट रूप में यू कहा जाने लगा। यू का मतलब यूनिफाइड। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड होता है ना। तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया है, जिसे अपन एएमयू है ना, ये लिखा है 1 AMU अपन बोलते हैं। इसका ये द्रव्यमान यहाँ पे ग्राम में दिया गया है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है ना, ये दिया गया है नीचे, है ना, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान है। अतः एएमयू के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, तो एएमयू में है ना इसको अपन देख सकते हैं। और यूएमई को अब है ना शॉर्ट में अपन यू का मतलब यूनिफाइड लिखते हैं। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान वो कितना होता है? 16 होता है ना। परमाणु द्रव्यमान है ना इतना होता है एएमयू। ठीक है, तो इसको अपन लगभग 16 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया भी गया है कि जो आजकल है अपन ईएमयू है ना, जो आजकल है अपन एएमयू के स्थान पर यू का प्रयोग करते हैं, है ना, एकीकृत द्रव्यमान यानी कि यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? यूनिफाइड मास कहते हैं। जब हम जो गणनाएं हैं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जो अपन गणना करते हैं, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो भी अपन परमाणु द्रव्यमान अपन देखते हैं तो वो क्या होता है? औसत होता है। अब औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब ये है कि प्रकृति में जो कोई तत्व है, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है ना, क्लोरीन है ना, इनके 2 या 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 2 और 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, तो इनका अपन एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है तो इसका होता है 35.5। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, उन दोनों का अपन एवरेज निकालें तो 35.5 आता है। ठीक है, तो इसी को अपन औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में है ना पाए जाते हैं। जब इन्हें समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्ष बहुलता है ना प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखते हैं तो किसी तत्व की औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनकी आपेक्षिक बहुलताएं और द्रव्यमान इस सारणी में आपको दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समस्थानिक दिए गए, यहाँ पे कार्बन के समस्थानिक बताए गए हैं। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। एक कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। वो आपेक्षिक बाहुल्यता यानी कि प्रकृति में इनकी जो बाहुल्यता है या जो अधिकता है वो किस तरीके से होती है? तो कार्बन 12 की 98 है ना 892 यानी कि सबसे ज़्यादा होती है इसकी। कार्बन 13 की है ना 1 के लगभग होती है इसकी। ठीक है, जो कार्बन 12 है इसकी 1.008 होती है। वहीं पे जो कार्बन 14 है ना, तो इसकी 2 है ना, सॉरी 2 गुणा 10 की घात है ना -10 की समथिंग होती है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका क्या है? 12 है ना, तो प्रतिशतता यहाँ पे दी गई है कि कितनी प्रतिशत है। और द्रव्यमान की बात करें है ना, तो ये कार्बन ये जो 12 लिखा है तो द्रव्यमान लिखा है 12 होता है, और इसका द्रव्यमान 13 के समथिंग और इसका 14 के समथिंग है ना, इसलिए इनको इसी के नाम से जानते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो जो गिनती लिखी है ये उसके द्रव्यमान होते हैं।
ऊपर दिए गए आंकड़ों से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त होता है। क्या करना है, इन सभी को क्या कर देना, अपन को जोड़ देना है। ठीक है, इन सभी जो समस्थानिक के जो दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी को क्या कर देंगे अपन, है ना, जोड़ देंगे तो आपको, है ना, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन सभी को क्या है, इन दोनों का गुणा करके इन सबको जोड़ दिया गया, यानी कि इसमें क्या किया गया है, इन दोनों का अपन, है ना, इसमें क्या किया है, इसमें जो बाहुल्यता दी गई है, प्रतिशतता दी गई है इसमें, ठीक है, तो इसका गुणा अपन ने इसमें कर दिया, इससे गुणा कर दिया इसका। ठीक है, यानी कि 98 98.892 और गुणा में क्या कर देना है 12। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, इस कर देना है। तो दोनों को जब गुणा करेंगे अपन, ठीक है ना, इसका गुणा करना है सभी तीनों का इसी तरीके से, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करके जो भी मान आएगा तो सभी को अपन जोड़ देंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाला गया है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अणु का आणविक द्रव्यमान यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने हैं 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, है ना। एक का द्रव्यमान कितना 12, बहुत सॉरी, इसमें कार्बन कितने 6 हैं तो यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है, एक का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे 12 अपन ने मेंशन कर दिया। फिर प्लस में, है ना, हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो यहाँ पे अपन ने 12 हाइड्रोजन लिख दिए। और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो अपन ने 1 लिख दिया। इसी प्रकार ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं और द्रव्यमान इसका कितना है 16। ठीक है, तो इनका अपन को गुणा करना और सभी को क्या कर देना, जोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यानी कि जो ग्लूकोज है इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है 180 यू होता है। यू यानी कि यूनिफाइड, लगभग 180 होता है, 180 मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आणविक द्रव्यमान दिया गया है ना, ये इसका पॉइंट है, इसको पहले पढ़ना है अपन को, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान अपन ने निकालना देख लिया है, यहाँ पे इस पे डिटेल दिया गया है आणविक द्रव्यमान के बारे में, अपन को कैसे निकालना है। इसी प्रकार यहाँ पे मेथेन का भी दिया गया है ना, CH4। ठीक है, तो CH4 का निकालेंगे अपन CH4, है ना। तो कार्बन कितने हैं 1 है इसमें, है ना, द्रव्यमान कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं। ठीक है, और द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। इन सभी को अपन काउंट कर देंगे 12 और यहाँ पे प्लस में 4 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसका द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे ग्लूकोज का द्रव्यमान निकाला गया है। इसके बाद आते हैं आपके सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान दिए गए हैं, तो आपको बता दें ये जो सूत्र द्रव्यमान है ये अपन निकालते हैं आयनों के। ठीक है ना, जो लवण होते हैं आपके जिनमें आयन होते हैं उनको अपन सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करते हैं, है ना। तो जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका, ये क्या होता है आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है आयनिक कंपाउंड, कहने का मतलब जो NaCl है आपका, जब इसको अपन जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा Na+ देगा और Cl- देगा। ठीक है, क्या देगा Na+ दे देगा और Cl- दे देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको अलग अलग के रूप में इसको परिभाषित, है ना, इसलिए इसको सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में अपन दर्शाते हैं, है ना। घटक इकाइयाँ होती हैं, इनकी अलग अलग इकाइयाँ हैं, है ना, जो अणु अलग से उपस्थित नहीं होती, ऐसे यौगिकों में धनात्मक, है ना, सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन, है ना, त्रिविमीय संरचना के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं, है ना। चित्र यहाँ पे दिया गया है कैसे ये व्यवस्थित होते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड में है ना, एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन भी 6, है ना, सोडियम आयनों से घिरा रहेगा, मतलब एक क्लोरीन आएगा। ठीक है ना, तो इसमें 6 होंगे, यानी कि 6 सोडियम से इस तरीके से घिरा रहेगा ये। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या है 6 सोडियम से ये घिरा रहेगा।
मतलब यहाँ पे क्लोरीन आएगा और इस तरीके से ये 6 सोडियम आयनों से घिरा रहेगा। इसी प्रकार यदि सोडियम आएगा है ना, तो ये 6 क्लोरीन आयनों से ये घिरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, इसमें आयनों से घिरा रहता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, सोडियम जो क्लोराइड है में Na+ और Cl- आयनों की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान सोडियम का द्रव्यमान प्लस में क्लोरीन का द्रव्यमान, ठीक है ना, 23 U और प्लस में 35.5 U बराबर 58.5 U होता है। ठीक है, तो मतलब इसका अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग द्रव्यमान निकालते हैं, है ना। पहले सोडियम परमाणु का द्रव्यमान अपन निकालेंगे और फिर वैसे इसमें भी अपन अलग अलग ही निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, अपन सूत्र का ही द्रव्यमान के रूप में दिखाते हैं या इसको बताते हैं अपन। ठीक है, तो पहले सोडियम परमाणु का और इसके बाद क्लोरीन परमाणु का निकालेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे अपन, इसका है ना इन सबको जोड़ देंगे, तो सोडियम क्लोराइड का है ना जो द्रव्यमान है वो 58.5 आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सूत्र इकाई द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, है ना, और औसत परमाणु द्रव्यमान, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। आई होप कि आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में है ना अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को है ना ये अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो अगली क्लास है, अगली क्लास में अपन मूल संकल्पना, अभी अपना ये पहला चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है ना, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ और टॉपिक भी अपने रह गए हैं, है ना, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास रहेगी अपनी वो रहेगी मूल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। नमस्कार।